अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो भी हम वेस्कुलाइटिस स्टार्ट करें उससे पहले हम जल्दी से इंट्रो ले लेते हैं जो हमें पूरा इस वेस्कुलर पैथोलॉजी में पढ़ा। वेस्कुलर पैथोलॉजी में हम सबसे पहले वेस्कुलर डिजीज पढ़ी है। वेस्कुलर डिजीज में हमने पढ़े कुछ नैरोइंग वेस्कुलर डिजीज होते हैं जो हमारे पास नैरोइंग कॉज करते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, थ्रोम्बस आ सकता है, थ्रोम्बाई आ सकता है, और थ्रोम्बाई के साथ हमने पढ़ा एथरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथरोस्क्लेरोसिस भी हमारे पास नैरोइंग कॉज करता है। कुछ होते हैं डायलिटेशन, ठीक है, जो डायलिटेशन कॉज करता है उसमें हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एनोरिज्म पढ़ा और नियोप्लाज्म पढ़ा। ठीक है, एनोरिज्म पढ़ा और साथ नियोप्लाज्म मतलब उसके हमने पढ़ा नियोप्लाज्म पढ़ा। ठीक है, ट्यूमर्स पढ़े और हमने उसके साथ एनोरिज्म पढ़ा। उसके बाद कुछ आ जाते हैं जिनके हमारे पास कोई स्पेसिफिक नैरोइंग डायलिटेशन कॉज नहीं करते, बट वो हमारे पास किसी सिस्टेमिक फीचर के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के बाद इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी हमारे पास एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो होगा उसे क्या बोलेंगे, वेस्कुलाइटिस। ठीक है, वेस्कुलाइटिस हमारा टॉपिक है आज का और इसी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने लगे। ठीक है, वेस्कुलाइटिस स्टार्ट करने से पहले पढ़ता हूं कि वेस्कुलाइटिस की एटियोलॉजी क्या है। इसकी एटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी टियोलॉजी आप कोशिश करें कि याद कर लें जितनी ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले कहते हैं कि यूजुअली ये नॉन इन्फेक्शियस ही होता है। ठीक है, इसकी टियोलॉजी हमारे पास इतनी नहीं है। यूजुअली जो इसके मोस्ट केसेस आते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, बट कहते हैं जो इन्फेक्शन होते हैं ना, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो डायरेक्ट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी फंगाई की वजह से हो सकता है, किसी फंगाई की वजह से हो सकता है, या फिर किसी रिकेटेजियल इन्फेक्शन की वजह से, या किसी स्पाइरोकीट्स की वजह से। रिकेटेजियल इन्फेक्शन, स्पाइरोकीट किसी वायरस की वजह से ये हमारे पास डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉज करके भी हमारे पास वेस्कुलाइटिस कॉज हो सकता है। उसके बाद आ जाती है जो टाइप होती है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल वो कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल भी ना फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कि हमारे पास ना इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो किस चीज़ की वजह से बने, वो हो सकता है किसी हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस की वजह से बन जाए, वो हो सकता है किसी सिस्टेमिक डिजीज फॉर एग्जांपल SLE या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए, या वो ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, तो वो भी हमारे पास वेस्कुलाइटिस कॉज कर सकता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी टियोलॉजी में एन का एसोसिएटेड होता है। एन का क्या है, हमारे पास एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। तो ये हमारे पास किन दो डिजीज में थी, आप पिछली वीडियो में अगर जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगा कि कौन कौन से डिजीज है। एक हो गया वैगिनर्स, ठीक है, दूसरा कौन सा था, श्रग स्ट्रॉस। ठीक है, और भी 3-4 थे। ठीक है, हमारे पास पैन भी था, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस भी था। तो बट एन का आपने 2 याद रखे। ठीक है, कोई भी 2 याद रखे। तो एन का की वजह से भी होता है, क्योंकि वैगनर जो होता है वो सी एन का की वजह से होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एन का ज्यादा होता है, जबकि जो पी एन का होता है ना, ये हमारे पास इसके जो टाइप होगी वो पी एन का होगी। ठीक है, वो कहते हैं कुछ प्रोटीन्स यहाँ हमारे पास अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैक कर ले, डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैक की वजह से भी ना हमारे पास वेस्कुलाइटिस हो सकता है। डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैक, डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैक की वजह से भी हो सकता है, जिसमें हमने कौन सी याद रखें, गुड पॉस्चर, ठीक है, और कावासाकी। ये हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैक की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड जो होंगे ना, सेल मीडिएटेड में यूजुअली वो होंगे जो कि हमने ग्राफ्टिंग करके लिए होंगे, या फॉर एग्जांपल एलोग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो हमने किए होंगे वो सेल बॉडी मीडिएटेड होंगे। दूसरी बात जो आ जाएगी वो कुछ एटियोलॉजी होती है इडियोपैथिक। ठीक है, मोस्टली की बल्कि इडियोपैथिक होती है, वो अननोन एटियोलॉजी होगी। ठीक है, अननोन में कौन सी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी टेम्पोरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइंट सेल। उसके बाद आ जाएगी टाकायासु के बाद आ जाएगा पैन पोली आर्थराइटिस नोडोजा। पैन को यूजुअली क्या बोलते हैं, एन का एसोसिएटेड में भी ले लेते हैं। तो इसकी एटियोलॉजी आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। सबसे पहले एटियोलॉजी के फैक्टर क्या है, हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस की वजह से होता है, एन का एसोसिएट हो सकता है, या किसी डायरेक्ट एंटीबॉडी के अटैक की वजह से हो जाएगा, या किसी सेल मीडिएटेड अटैक की वजह से, या अननोन यानी टेम्पोरल टाकायासु और पैन आर्थराइटिस। तो अभी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं लार्ज सेल आर्थराइटिस क्या होते हैं। लार्ज वेसल में जो हमारे पास वेस्कुलाइटिस होगा ना, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लार्ज वेसल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेम्पोरल या जिसको बोलते हैं जाइंट सेल आर्थराइटिस। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसकी टाइप कौन सी थी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से हैं, ग्रैनुलोमेटस। ये ग्रैनुलोमेटस है। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होंगे। दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि ये कौन सी आर्टरी को इन्वॉल्व करेंगे। 2-4 बातें आपने याद रखनी है, इसमें ज्यादा नहीं। कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, कैरोटिड आर्टरी को ये इन्वॉल्व करेगा। और ये कौन से लोगों में होता है, यूजुअली मेल्स में होता है। ठीक है, और मेल्स जिनकी एज फीमेल्स में होता है जिनकी एज क्या हो, 50 से ज्यादा हो। जिनकी एज 50 से ज्यादा होना, उन फीमेल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, यूजुअली किस तरह प्रेजेंट करता है, पेशेंट आके कहेगी कि मुझे हेडेक है बहुत टाइम से। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी नजर जो है वो कम हो रही है, और मेरा जो जबड़ा है ना उसमें भी बहुत दर्द है, उसकी क्लॉडिफिकेशन हो चुकी है सॉरी। और उसके बाद वो कहेगी कि मुझे जो फ्लू है ना, वो फ्लू लाइक सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है जैसे कि मेरा फ्लू है, और वो फ्लू बहुत अरसे से रहा है। उसके साथ साथ क्या बोलेगी कि मुझे जॉइंट और मसल पेन भी बहुत ज्यादा है, जॉइंट प्लस मस्कुलर पेन भी बहुत ज्यादा है। तो आप वो पेशेंट आके प्रेजेंट करेगी हेडेक, विजुअल लॉस, जॉ क्लॉडिकेशन, उसके बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स जॉइंट और मस्कुलर पेन के साथ आएगी, और वो कहेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और उसकी ना आपने ये चेक करना है
ये जो इसकी टेम्पोरल बोन होगी ना वो आपको बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंस आएगी हेडेक और विजुअल लॉस की वजह से। विजुअल लॉस इस वजह से होगा क्योंकि उसके अंदर ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होगी और उसको विजुअल डिस्टर्बेंस भी इसी की वजह से आ रही होगी क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, इसकी में हो रहा होगा। और मस्कुलर और जो जॉइंट पेन है ना वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसे पोलीमाइल्जिया रूमेथाइटिस हो रहा है, ठीक है, उसमें रूमेथाइड भी हो रहा है और साथ उसे पोलीमाइल्जियास भी हो रहा है, यानी कि डिफरेंट जगहों पर से दर्द निकल रहे हैं। अच्छा, अब बायोप्सी जब करेंगे ना तो बायोप्सी में आपको पता है हमारे पास क्या नजर आएगा, इन्फ्लेम्ड वेसल नजर आएगी, ठीक है। कौन सी वेसल नजर आएगी, टेम्पोरल वेसल इन्फ्लेम्ड नजर आएगी, प्लस जो हमारे पास इंटिमा होगा ना, जो उसका इंटिमा होगा वेसल का, इंटिमा के अंदर क्या होगी, फाइब्रोसिस, ठीक है, उसमें हमें फाइब्रोसिस नजर आएगी। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि उसके साथ क्या होगी, जब इन्फ्लेम्ड वेसल के साथ जॉइंट सेल नजर आएंगे, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, जॉइंट सेल वैस्कुलाइटिस, ठीक हो गया। इसकी ट्रीटमेंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इन्फ्लेमेशन के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे और बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन से हैं, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, तो मतलब हम उसको स्टीरॉइड दे देंगे और उसकी जो ब्लाइंडनेस है ना उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको हम किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे और उसे कहेंगे कि भाई इसको रिस्क हो रहा है ब्लाइंडनेस का, तो उसकी ब्लाइंडनेस को के लिए भी हम प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं टाकायासु। तो टाकायासु आर्थराइटिस हम स्टार्ट करेंगे। ये भी हमारे पास लार्ज सेल क्या है, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है। इसमें भी हमारे पास कौन सी ग्रैनुलोमेशन होगी, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस की कैटेगरी में लेंगे। और अच्छा, अब ये ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस है और ये कौन सी आर्टरी को हमारे पास इन्वॉल्व करेगा, ये हमारे पास अयोटिक आर्च को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, मेजर आर्च को इन्वॉल्व कर लेगा। और दूसरी बात ये होगी कि इसके अंदर भी ना हमारे पास यंग एशियन फीमेल जो है वही रिप्रेजेंट करेंगी और उनकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 50 से या तो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, या तो वो कम भी हो सकती है, यूजुअली कहते हैं कि कम ही होती है, और 50 से ये कम ही होगी उनकी एज, और वो एशियन फीमेल होंगी। अच्छा, अब वो किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेंगी, पीछे तो बताया था वो हेडेक के साथ प्रेजेंट करेंगी। हेडेक के साथ वो बोलेंगे कि मुझे नजर भी नहीं आ रहा, जॉ भी मेरा मूव नहीं कर रहा, फ्लू भी मुझे हो रहा है, मुझे मसल पेन भी हो रही है, मुझे जॉइंट पेन भी हो रही है। बट इसमें क्या वो कहेंगी, इसमें वो कहेगी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि उसको कहेगी मुझे नजर तो नहीं आ रहा, विजुअल लॉस भी हो रहा है, बट उसके साथ मुझे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से उसको क्या होगा कि एक डिजीज होगा जिसको आपने कभी नहीं भूलना है। अगर वो आ जाए तो अपने आंखें बंद करके इसको लिख लेना, टाकायासु। वो है पल्सलेस डिजीज, ठीक है, पल्सलेस डिजीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाकायासु आर्थराइटिस, ठीक है। उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना चाहिए, उसकी नर्व्स इन्वॉल्व होना चाहिए जिसकी वजह से उसे पल्स फील होगी, पल्स ही नहीं फील होगी, ठीक है, पल्सलेस डिजीज होगा। और उसको विजुअल डिस्टर्बेंस भी आना शुरू हो जाएंगे। और इसकी भी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द टाकायासु। तो अभी तक ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं मीडियम वेसल और स्मॉल वेसल।